गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास सीबीएसई के लिए अगर हम कल की क्लास के बारे में डिस्कस करें तो कल की क्लास में हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, अगर उसको वापस से हम रिवाइज करें तो क्या होता है कि कोई भी बॉडी जितना फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर लगाती है तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। यानी जो फर्स्ट बॉडी जो एक्शन फोर्स लगाती है सेकंड बॉडी के ऊपर, उतना ही रिएक्शन फोर्स सेकंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर? ये अब देखिएगा जो एक्शन रिएक्शन लॉ है या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसके बारे में हमने एक तो न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुके थे। अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपीरेंट वेट ऑफ ए मैन लिफ्ट और एलिवेटेड। यानी किसी भी पर्सन का जब वो लिफ्ट के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो उसका अपीरेंट वेट कितना होगा, यानी अपीरेंट जो वेट है वो कितना होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा किसी भी पर्सन के द्वारा जब लिफ्ट के अंदर मूव किया जाता है तो लिफ्ट की वेलोसिटी अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है और अलग अलग केस में उस पर्सन का जो वेट है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब देखिएगा अगर कोई भी पर्सन है लिफ्ट के अंदर है, अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, चाहे वो अपर डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उस केस में उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब वेलोसिटी नॉन वेरिएबल होती है, यानी वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, उस केस में एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। एक्सीलरेशन दो केस में जीरो होता है। एक तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्लियर, यानी वेलोसिटी के अंदर टाइम की रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, उस केस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन के केस में भी एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो। दूसरा क्या है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तब भी उस केस में एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन लिफ्ट के अंदर है तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है यानी लिफ्ट मूव नहीं कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में उस पर्सन का वेट कितना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस केस में उस पर्सन का वेट कितना होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर लिफ्ट है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी एक ही वेरिएबल वेलोसिटी, अब वेरिएबल वेलोसिटी का मीन्स क्या हो गया, उस लिफ्ट के ऊपर या उस एलिवेटर के ऊपर कोई एक्सीलरेशन अप्लाई है, क्योंकि एक्सीलरेशन अप्लाई होगा तभी क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी क्रिएट होती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के क्रिएट में चाहे वो लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उस केस में पर्सन का वेट कितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर जो एलिवेटर या लिफ्ट है वो फ्री फॉल की कंडीशन में गिरती है, यानी ब्रेक हो जाती है और वो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी फ्री फॉल की कंडीशन में गिरती है, उस केस में पर्सन का वेट कितना हो जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा वी नो दैट weight of any person is equal to product of mass and gravity। यानी किसी भी पर्सन का जो वेट होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है,
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। बच्चों अभी आपने पढ़ा था कि F इक्वल टू ma, ये किसका फॉर्मूला होता है? फोर्स का। ठीक है, तो ऐसे ही F इक्वल टू अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, फोर्स एक्सेप्टेड बाय अर्थ, हियर G इज द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ऑफ अर्थ, क्लियर, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। तो जब एक ही जगह अगर हम G यूज करते हैं, ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी नोन एज ए वेट, तो वेट क्या हो जाएगा? mg। ध्यान रखना फोर्स और वेट है वो दोनों सेम होते हैं और दोनों की यूनिट भी क्या होती है? सेम। तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। आप अपनी बॉडी का वेट जैसे मेजर करते हैं 40 किलोग्राम या 60 किलोग्राम 80 किलोग्राम, ये एक्चुअल में आप किलोग्राम यूज कर रहे हैं, वो आपकी यूनिट गलत है, क्योंकि वेट के लिए आपको यूनिट कौन सी यूज करनी होती है? न्यूटन यूज करनी होती है। तो ध्यान रखना कि जो किलोग्राम है वो केवल मास की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? मास की। अब देखिएगा, अगर किसी पर्सन का वेट है, किसी पर्सन का वेट अगर 50 न्यूटन है, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा? भी आपको पता है वेट यानी mg, mg बराबर कितना होगा? 50 न्यूटन। तो m का मान अगर मास कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा? 50 अपॉन g। अगर g की वैल्यू आप 10 रखते हैं, वैसे एक्चुअल में जो g होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो अगर आप 10 रखते हैं तो आपका कितना आ गया? 5 किलोग्राम। तो किसी भी पर्सन का वेट और मास वो अलग अलग डिफरेंट चीज होती है। अगर मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, सॉरी जी से, ग्रेविटी से, तभी क्या बनता है? वो वेट बनता है, क्लियर। तो ध्यान रखना कि आपसे पूछा था कि आपका वेट है वो कितने किलोग्राम है, यानी आप गलत यूनिट यूज कर रहे हैं। तो यूनिट के वेट के लिए यूनिट कौन सी होनी चाहिए? न्यूटन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो यहां से जो वेट है W, वेट को किससे लिखते हैं? W से। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वेट, आपको पता है कि वेट की और फोर्स की यूनिट सेम होती है, और वो क्या होती है? न्यूटन, क्लियर। अब बच्चों देखिएगा, फ्री फॉल करने या लिफ्ट के अंदर जो मोशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। वापस से अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। एक पर्सन है, मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन है, ये हमने एक पर्सन ले लिया, ये किसी वेटिंग मशीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी ये जो मशीन है ये क्या करती है? वेट को मेजर करती है, क्लियर। और ये जो वेटिंग मशीन है इसी लिफ्ट के अंदर फिक्स है। मान लीजिए ये लिफ्ट हो गया, इसके ऊपर रखी हुई है ये वेटिंग मशीन। अब देखिएगा, अलग अलग केस हो सकते हैं कि किस केस में उसका वेट कितना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि ये जो लिफ्ट है ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है, यानी मैं किस बराबर, अगर ये पर्सन है इस लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, इस वेट मशीन पर खड़ा हुआ है, ये जो पर्सन, अब देखिएगा एक जो फोर्स है वो लगेगा कौन सा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो किसके बराबर होगा? इस पर्सन के वेट के बराबर, यानी mg। हमेशा जो mg है वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, क्लियर। अब देखिएगा, वेट एक्चुअल में क्या होता है? ये एक फोर्स होता है, ठीक है। वेट एक्चुअल में टाइप ऑफ फोर्स होता है, क्लियर। तो यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन ही होती है। अब देखिएगा, कोई भी पर्सन जब उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि हमेशा प्रत्येक फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स लगता है। मान लेते हैं कि इस mg के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है,
उसको हमने क्या मान दिया आर। आर यहां पर क्या है, रिएक्शन फोर्स। क्लियर। अब देखिएगा ये जो आर है ये इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है और ये जो वेट mg है ये इस बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। क्लियर। अब ये बॉडी है ये स्टेबल है यानी इसका v कितना है, 0 है। v कितना है, 0 हो गया। v के केस में अगर 0 है तो बच्चों इसके ऊपर जो नेट फोर्स है F नेट वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है ना। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो इस पर्सन के ऊपर कितने नेट फोर्स लग रहे हैं, एक r लग रहा है आपको डायरेक्शन में और एक ही m लग रहा है। ठीक है ना। यानी जो r है वो किसके बराबर है, mg के बराबर लग रहा है। r किसके बराबर लग रहा है, mg के। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में जो r है वो किसके बराबर है, mg के। इन दिस केस the weight of person will appear in same as its actual weight। यानी अगर लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है उस केस में पर्सन का जो नेट वेट है वो कितना होता है, एक्चुअल वेट पे। ठीक है ना। तो आपको देखो इसको ऐसे लिखना है, मैं यहाँ पे डायग्राम ये लिखना है आपको, मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। पहला लिख देते हैं व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी या एट ए रेस्ट। यानी पहला केस क्या है कि जब लिफ्ट है वो कैसी है, स्टेशनरी रखी हुई है या रेस्ट पर है, यानी वो मोशन नहीं कर रही है। तो उस केस में ये जो वेट है मशीन, ठीक है, तो वो वेट मशीन है वो कितना वेट दिखाएगी, जितना उस पर्सन का एक्चुअल वेट है। ठीक है। जैसे कि आपका वेट 70 kg, आप लिफ्ट के अंदर किसी भी वेट मशीन पर खड़े हो जाते हैं और लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपका जो वेट है वो कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। यानी एक फिक्स पॉइंट पर जितना आपका एक्चुअल वेट है उतना ही वो वेट मशीन क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है ना। सेकंड केस क्या है बच्चों, अगर हम सेकंड केस की बात करें, इसको नोट कर लिया होगा। यानी जो इस केस में जो नेट वेट है यानी जो अपीरेंट वेट है वो किसके बराबर होगा, इक्वल वेट के बराबर होगा। क्लियर। मैं इसको लिखा रहा हूं, आपको खोज करके नोट करना है। अब बात करते हैं सेकंड। क्लियर। यानी सेकंड केस में कैसे होगा, पहला केस क्या था कि जब लिफ्ट है वो स्टेशनरी है। ठीक है ना। सेकंड केस की बात करते हैं कि व्हेन लिफ्ट मूविंग with constant speed। यानी जो लिफ्ट है वो किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है। अब मैंने लिखा कि मूव कर रही है यानी वो अपवर्ड में भी हो सकती है मूव और डाउनवर्ड में भी मूव हो सकती है। ठीक है। तो देखिएगा, वी नो that
in case of constant speed, acceleration of body become zero। यानी किसी भी बॉडी का कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करती है उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, जीरो। ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर ये जो पर्सन है ये वेट मशीन पर है, ये पर्सन हो गया और ये वेट मशीन के ऊपर बैठा हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसका वेट की बात करें तो अगर इस पर्सन का जो द्रव्यमान मास है वो कितना है, m है, तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना लगेगा, mg लगेगा। क्लियर। यानी वेट कितना है उसका, mg लगेगा। और आपको पता है कि इस वेट के अगेंस्ट रिएक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, r होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, जब एक्सीलरेशन जीरो है तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू क्या होता है, ma, यानी F नेट बराबर m इंटू जीरो। कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो हो गया, तो यहां से F नेट है वो कितना हो गया, जीरो। फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मीन्स क्या है कि जो R है वो किसके बराबर हो गया, mg के। भी F नेट जीरो, इसका मीन्स क्या हो गया कि दोनों फोर्स है ये R माइनस mg, ये किसके बराबर होगा, जीरो के। माइनस टू किया है क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उस केस में R है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के। इस केस में भी उसका जो नेट रिजल्टेंट अपीरेंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, उसके एक्चुअल वेट के। ठीक है ना। तो व्हेन लिफ्ट मूव with constant speed, then apparent weight will same of actual weight। तो जो अपीरेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, उसके एक्चुअल वेट के। किधर बच्चों, तो दो केस पढ़ लिया हमने कि जब लिफ्ट है कांस्टेंट स्पीड में होती है उस केस में उसका रिजल्टेंट वेट है यानी जो एक्चुअल वेट है वही उसका अपीरेंट वेट होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि जब वो लिफ्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, उस केस में भी उसका अपीरेंट वेट है वो उसके एक्चुअल वेट के बराबर होगा। यानी आप किसी लिफ्ट में अगर खड़े हैं, अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, क्लियर, कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो वेट है वो वेट मशीन एक्चुअल उतना ही शो करेगी जितना आपका वेट है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस की बात करें, इसको आपको नोट करना है, पोज करके नोट कीजिए इसको।
जो नेक्स्ट केस है थर्ड केस, उसके बारे में बात करते हैं कि थर्ड केस क्या है कि जब कोई भी बॉडी है किसी लिफ्ट के अंदर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। व्हेन lifted move upward जब कोई भी लिफ्ट है वो अपर डायरेक्शन में एक वेरिएबल स्पीड से मूव करती है उस केस में। अब देखिएगा तो अगर हम बात करें कि ये वेट मशीन होगी, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसका जो वेट है mg वो कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगा, आर होगा। अब देखिएगा इस बॉडी के ऊपर देखिए अगर ये R और mg इक्वल होते, जैसे कि दोनों केस हम पढ़े अभी, अगर R और mg इक्वल होते तो ये बॉडी ना तो ऊपर की ओर मूव करती और ना ही नीचे की ओर, यानी ये पर्सन है ये कांस्टेंट स्पीड पर रहता। लेकिन जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है, अपवर्ड विद द वेरिएबल स्पीड, और वो बॉडी है यानी वो लिफ्ट है वो अपर डायरेक्शन में एक वेरिएबल स्पीड के साथ मोशन कर रही है। अब आपको पता है कि जब भी वेरिएबल स्पीड होती है तो उस केस में हमेशा क्या होगा, कोई एक्सीलरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि लैंड एक्सीलरेशन इज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। सो नेट फोर्स यानी जो F है वो नेट वो कितना होगा, देखिएगा बॉडी अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी R की वैल्यू ज्यादा है किससे, mg से। देखो इस बॉडी को हम R फोर्स से ऊपर की ओर खींच रहे हैं और mg इसके नीचे क्यों लग रहा है, mg तो हमेशा नीचे की ओर होगा, तो फिर भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मीन्स क्या हो गया कि जो रिएक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसकी बजाय, mg की बजाय, तभी तो बॉडी है अपर डायरेक्शन में जा रही है, लिफ्ट है वो अपर डायरेक्शन में, यानी जो F नेट है वो कितना होगा, R माइनस mg के बराबर होगा। क्लियर, ये समझ में आया। R माइनस mg क्यों किया, क्योंकि ये जो लिफ्ट है ये अपर डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है, अपवर्ड, यानी रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर की ओर लग रहा है, R ज्यादा होगा mg से तभी तो ऊपर की ओर जाएगी, अगर mg ज्यादा हो जाता है तो नीचे की ओर आ जाती है, ठीक है। अब देखिएगा जब F नेट लगेगा R माइनस mg, या फिर यहां से हम R क्या होता है, अपरेंट वेट, यानी R का मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, F प्लस mg के बराबर हो जाएगा। और अगर इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना a है, यहां से F बराबर क्या हो गया, ma प्लस ये क्या हो गया mg, या फिर R इक्वल टू m को हमने कॉमन ले लिया a प्लस g। बच्चों यहां से ये क्या हो गया कि उसका रिजल्टेंट वेट है जो mg है उससे कितना बढ़ गया, वो ma टाइम बढ़ गया। क्लियर, समझ में आया। देखो r माइनस mg, क्योंकि r ज्यादा है इसलिए रिजल्टेंट r अपवर्ड हो गया, mg हो गया, हमने r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया, f प्लस mg, f इक्वल टू कितना होता है ma, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कितना है a हो गया, तो फोर्स कितना हो गया ma, तो ma प्लस mg, यानी अपीरेंट वेट है वो mg से कितना ज्यादा है, ma ज्यादा है, यानी पर्सन का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आपका वेट अगर 70 kg है तो अगर कोई भी लिफ्ट में आप खड़े हैं वेट मशीन पर, अगर लिफ्ट कौन है कि वेरिएबल स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है तो आपके पैरों के ऊपर ज्यादा वेट फील होगा, यानी आप जो लिफ्ट जो वेट मशीन है उसके अंदर आपका वेट ज्यादा शो होगा, ठीक है ना। तो सो व्हेन लिफ्ट मूव
with variable velocity then apparent weight increase। तो अपरेंट वेट क्या होता है उस केस में, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना थर्ड कंडीशन कि जब भी कोई भी लिफ्ट है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाती है, ध्यान रखना अपवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में उसका अपरेंट वेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? ma। ठीक है, जिस एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है उतना ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना? तो फोर्थ कंडीशन क्या है? व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन with variable velocity। यानी कोई भी लिफ्ट है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है वेरिएबल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो उसका वेट कितना होगा देखिएगा। मान लेते हैं ये कोई लिफ्ट होगी, ये कोई पर्सन है इसके अंदर बैठा हुआ है। अब हम बात करें कि ये जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना? यानी इस पर्सन का जो वेट है mg वो कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फोर्स है r है वो कहां पे लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? लेट लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है? तो उस केस में देखिए f नेट हमें कितना हो जाएगा बच्चों? इस बार mg माइनस r होगा ना कि r माइनस mg। क्यों? जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड में आ रही है तो mg ज्यादा होगा r के रेस्पेक्ट में, तभी तो बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी। ठीक है? उस केस में mg माइनस r को ध्यान से लिख सकते हैं कि r बराबर कितना हो जाएगा? mg माइनस f हो जाएगा, इधर आएगा तो f नेट। ठीक है? या फिर r इक्वल टू कितना हो गया? mg माइनस ma, या फिर r इक्वल टू m को हमने कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया g माइनस a। यानी यहां पर क्या हुआ है कि उस बॉडी का अपरेंट वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा किसकी रेस्पेक्ट में? उसके ओरिजिनल वेट की रेस्पेक्ट में। ठीक है ना? यानी जब कोई भी लिफ्ट है एक वेरिएबल स्पीड से नीचे की ओर आती है उस केस में उसके अंदर खड़े हुए पर्सन का वेट है वो कम फील होता है। ठीक है ना? इसीलिए कई बार कई लोगों को लिफ्ट में जब वो लंबी दूरी चलती है लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वोमिटिंग हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि वो उसका वेट होता है कम फील हो पाता है उसको। ठीक है? तो व्हेन लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन then with variable velocity। ठीक है? variable velocity then apparent weight
डिक्रीज बाई एक्चुअल वेट। ठीक है, तो ये फोर्थ कंडीशन थी कि जब लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसको खोज करके आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, when lifted move in case of free fall, यानी जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल के केस में मूव करती है। ठीक है, फ्री फॉल का मीन्स क्या है कि मान लो कि ये लिफ्ट है, इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है और फ्री फॉल के केस में लिफ्ट है वो टूट जाती है। ठीक है ना, उस केस में आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर। ठीक है ना। इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाता है। सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस जी। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा उस केस में, 0। यानी अगर लिफ्ट है वो फ्री फॉल के केस में गिरती है, यानी लिफ्ट है वो टूट जाती है, उस केस में जो पर्सन होता है उसका वेट कितना अपीयर होता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो इन दिस केस weight of person become 0। ठीक है ना, वेटलेस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जब लिफ्ट है वो फ्री फॉल की कंडीशन में गिरती है, क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन में जो गिरेगी तो mg है और ma है, वो क्या हो जाता है बराबर, m किसके बराबर होता है, g के। और लास्ट बच्चों देखिए, अगर हम लास्ट बात करते हैं कि लास्ट केस क्या है, अगर लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है अर्थ की एक्सीलरेशन से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, यानी डाउनवर्ड मूव कर रही है एंड इसी केस में, ठीक है, सिक्स्थ केस है, एंड ए ग्रेटर देन जी, यानी उसका जो एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का जो एक्सीलरेशन है अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा है, उस केस में आर कितना हो जाएगा, देखिएगा अभी हमने लिखा था कि g माइनस ए या फिर आर इक्वल टू ये किसका आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, किसमें आएगा, नेगेटिव में। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, नेगेटिव। इन दिस केस पर्सन शिफ्ट upward direction with ceiling of lift, यानी अगर जी है उसकी रेस्पेक्ट में लिफ्ट है वो ज्यादा स्पीड से गिरती है, उसका एक्सीलरेशन अगर ज्यादा होता है तो पर्सन है वो लिफ्ट में जहां खड़ा है वहां से उसकी बॉडी एयर में उठ के और कहां पे चिपक जाएगी, उसकी छत पर, लिफ्ट की छत पर जाके क्या होती है, चिपक जाती है, क्योंकि उस केस में जो वेट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इन दिस केस वेट बिकम नेगेटिव। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। साथ साथ उसको नोट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम मंडे को डिस्कस करते हैं।